पंजाब के शेर कहे जाने वाले लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साइमन गो बैक के नारों से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और साइमन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और दुर्गा भाभी के साथ सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि यह साइमन कमीशन जो 1909 और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर जो अपनी रिपोर्ट बनाने आई थी, इस साइमन कमीशन में किसी भी एक भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। और जब लाला लाजपत राय अपनी पूरी टीम के साथ साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो वहां पर लाठी चार्ज कर दिया गया उन पर, और उस लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय शहीद हो गए। लेकिन भारत के इतिहास की कहानियों में हम सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से अमर हो गए। तो लाला लाजपत राय की कहानी क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है उनका इस देश की आजादी और अलग अलग समाज सुधारकों के संगठनों के साथ साथ, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन शहीद लाला लाजपत राय के बारे में हम कुछ भी जाने उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो एस्पिरेंट्स जो 2025 में यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्रैक करके 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी आपकी डिटेल्ड तैयारी के लिए प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इस प्रीलिम्स को क्रैक करवाया जाएगा। दरअसल जब हम नॉर्मली तैयारी करते हैं तो होता यह है कि हम पहले पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में आपको एमसीक्यू पहले सॉल्व करवाए जाएंगे और फिर डिटेल में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी 2,500 से 3,000 एमसीक्यू के तक सॉल्व करने तक आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से डिटेल में कवर होगा। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर अपने अगले साल की यानी 2025 की मेंस की सीट को गारंटी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कोर्स में रजिस्टर करें। क्रिसमस कोड अगर आप यूज करते हैं और जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स तीनों पढ़ते हैं तो आपको यह कोर्स सिर्फ 14,999 रुपीज में और जीएस और करंट अफेयर के साथ सिर्फ 12,999 रुपीज में पड़ेगा। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करिए जो 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और अपने प्रीलिम्स को क्रैक करिए। तो अब आते हैं हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में। अब लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करें। 28 जनवरी 1865 को उस आज के पाकिस्तान के पंजाब में लाला जी का जन्म हुआ था। आज के पाकिस्तान के पंजाब में जो फिरोजपुर नाम की एक जगह है उसका एक छोटा सा गांव है जिसे ढुडीके कहते हैं, यहां पर लाला जी का जन्म हुआ था। वैसे तो लाला लाजपत राय एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनके पिता जो थे वो जमींदार थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े जमींदार यहां पर नहीं थे। इनके पिता का नाम राधा कृष्ण आजाद था और इनकी बेसिकली इनके पिता की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और अपनी फैमिली की ही आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हुए बचपन से ही लाला लाजपत राय के मन में, दिमाग में एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा हम लोगों ने एक तरीके की आग देखी थी, एक तरीके का अग्रेशन देखा था। यानी कि एजुकेशन के साथ साथ, सोशल रिफॉर्म के साथ साथ जो प्रोग्रेसिव तरीके होते हैं या ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं उनको लाला जी ने यहां पर पूरी तरीके से एक अपने अंदर निकाल लिया था। अब अगर हम लोग इनके एजुकेशन की बात करें तो अर्ली एजुकेशन तो इनकी फिरोजपुर में ही जहां पर ये पैदा हुए थे वहीं पर हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और उस वक्त लाहौर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर्टिकुलर पंजाब रीजन का सबसे बड़ा कॉलेज यहां पर कहा जाता था, सबसे प्रेस्टिजियस था। अब लाला लाजपत राय का जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर, सोशल रिफॉर्म और कानून की पढ़ाई में बहुत ज्यादा था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो सोशल इक्वालिटी है यानी समाज में जो समानता रहनी चाहिए उसको लाला जी ने यहां पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। और इसी दौरान जो नेशनलिज्म या देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना है वो हमें यहां पर लाला जी के कैरेक्टर में पूरी तरीके से देखने को मिलती है। और कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप लाला लाजपत राय ने ज्वाइन किए थे जो आजादी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। और यही वो वक्त था उनके कॉलेज का जब नेशनलिज्म की भावना लाला लाजपत राय के मन में हमें पूरी तरह से पनपती हुई दिखती है। अब अगर हम लोग इनके की कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय के जो दो बेसिकली लिटरेचर हैं, जिसमें पहला है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन एंड अनहैप्पी इंडिया, इन दो बेसिकली लिखी गई किताबों में लाला लाजपत
लाजपत राय ने उन रिफॉर्म्स की बात की थी जिनके तहत भारत को अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजादी दिलवाई जा सकती थी। प्लस ये हमेशा सोशल रिफॉर्म की ही बात करते रहते थे, यानी ये कहते थे कि सोशल रिफॉर्म अगर लाना है तो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन तीनों पर बात करनी होगी। यानी जब तक इस देश में एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा और जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक देश को किसी भी तरीके से आजादी नहीं दी जाएगी। यहां तक कि इन्होंने यह भी कहा था कि हमारी ये जो जनरेशन है वही सिर्फ देश के लिए काम करेगी तो देश आजाद होगा, ऐसा नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन को भी देश के लिए काम करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि जिस तरीके की एजुकेशन हमें मिली है, हमें अपनी आने वाली जनरेशन को भी उसी तरीके का एजुकेशन देना पड़ेगा। और इसी वजह से जो एजुकेशन का जो बेसिकली रोल है वो लाला लाजपत राय आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़कर गए, ताकि ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज इस देश के लिए क्यों जरूरी है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आने वाली जनरेशंस को पता चल पाए। इसके अलावा इसी बीच में अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नेशनलिज्म और पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो लाला लाजपत राय के मन में पूरी तरीके से समाहित हो चुके थे। इन्होंने कॉलेज में रहते हुए भी ऐसे कई लेख लिखे, ऐसे पत्र लिखे, ऐसे भाषण दिए, ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से नेशनलिज्म की बात की। और इन्होंने ये कहा कि अगर हम चाहते हैं कि देश पूरी तरीके से आजाद हो तो उसके लिए यह जरूरी है कि पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म जरूरी है इस देश के लिए, यानी कि जल्द से जल्द ये इस तरीके के रिफॉर्म्स जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट होने ही चाहिए। और इसी रिफॉर्म की पूरी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक वक्त आया जब लाला लाजपत राय ने आर्य समाज का मेंबर बनना भी डिसाइड किया, क्योंकि आर्य समाज भी एजुकेशन को प्रमोट करता था, सोशल इक्वालिटी और सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करता था। हिंदू सोसाइटी में ऐसे रिचुअल्स, ऐसे ट्रेडिशन जो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुके थे, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर महिलाओं का किसी भी तरीके से उत्पीड़न, इसके खिलाफ थे लाला लाजपत राय। और आर्य समाज की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, इसीलिए आगे चलकर अपने नेशनलिज्म की जर्नी में लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक एक्टिव मेंबर भी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो लाला लाजपत राय का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। इसी बीच जब वो अपना कॉलेज पूरा कर लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बेसिकली मेंबर बन जाते हैं, लेकिन ये कोई नरम दल के नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे, यानी कि रेडिकल मेंबरशिप लीडरशिप थी इनकी। और ये बेसिकली अपने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के लिए जाने जाते थे, यानी कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता जो हाफ इंडिपेंडेंस, हाफ डोमिनेंस या अर्ध स्वराज की बात करते थे, उनके पूरी तरीके से खिलाफ थे लाला जी। और लाला जी ने कहा था कि हमें हाफ डोमिनेंस, अर्ध स्वराज नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी भारत जो है वो भारतीयों का है, अंग्रेजों को इस देश में किसी भी तरीके की कोई जगह हमें नहीं देखने को मिलेगी। और इनके नेशनलिज्म की जर्नी में 1907 का 1907 का जो लाहौर सेशन हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही वो बेसिकली सेशन है जहां पर इन्होंने एक तरीके से सेल्फ रूल की बात की थी, स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी। और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो तीनों पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने बेसिकली अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो लाला लाजपत राय के कॉलेज से ही की है। और जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में 1928 में जाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना था, जब ये ग्रुप साथ में आया था तो इनके लीडर के तौर पर भी लाला लाजपत राय ने काम किया था। यानी कि जो भगत सिंह का ट्रायो है उसके लीडर एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइडियोलॉजी के नाम पर लाला लाजपत राय जी ही रहे हैं। यानी कि अगर आप भगत सिंह की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप लाला लाजपत राय की आइडियोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भगत सिंह खुद अपना गुरु लाला लाजपत राय को ही यहां पर मानते थे। इसके बाद लाला लाजपत राय जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1907 में बेसिकली जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात कही कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो ये ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो पूर्ण स्वराज जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है तो 1907 के लाहौर सेशन के बाद लाला लाजपत राय ने इस पूर्ण स्वराज या स्वराज की कहानी, आइडियोलॉजी को उस वक्त के पंजाब से ही पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना जमीनी स्तर पर शुरू किया। घर
घर घर जाकर, लोगों तक जाकर, रैलियां निकालकर लोगों को यह समझाया कि स्वराज और पूर्ण स्वराज क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां पर पूरी तरीके से कैंपेन किया कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया का यहां पर कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा पैसा अंग्रेज भारतीयों का लेकर जा रहे हैं। अब साइमन कमीशन जब बेसिकली 1928 में भारत आता है तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर तो था नहीं। इस वजह से साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने देते हुए पूरी तरीके से साइमन कमीशन के अगेंस्ट यहां पर बेसिकली प्रोटेस्ट किया भगत सिंह और उनकी टीम के साथ, और वहीं पर हमें लाठीचार्ज देखने को मिलता है और इसमें बेसिकली लाला लाजपत राय को फेटल इंजरी हो जाती है। और उसी इंजरी की वजह से हम देखते हैं कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन अपनी आइडियोलॉजी और लेगेसी लाला जी इस देश को देकर जाते हैं, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में लाला जी का जो शहीद होना था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था। और उसी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये डिसाइड करते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या की जाएगी और सॉन्डर्स को उनके पुलिस स्टेशन के सामने ही भगत सिंह के द्वारा गोली मारी गई, क्योंकि उस पर्टिकुलर लाठी चार्ज में हमें सॉन्डर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलता है। और लाला लाजपत राय भगत सिंह जैसे कई दूसरे रिवॉल्यूशनरीज के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन के गए और एक लीग छोड़ के गए कि क्यों यहां पर करेज जरूरी है, क्योंकि बिना करेज के भारत को आजादी यहां पर किसी भी तरीके से नहीं दिलवाई जा सकती। और लाला जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि सैक्रिफाइस जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप बलिदान न दें और देश आजाद हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। जब भी हम देश की आजादी की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन क्या आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का, हेड लेवल का, लीडर लेवल का कोई भी एक ऐसा नेता बता सकते हैं जिसने काला पानी की सजा भुगती हो, या जिसे लाठीचार्ज में लाठियां पड़ी हो, या जिसे फांसी की सजा दी गई हो, या फिर जिसे अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया हो? जी नहीं। पूरे के पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक व्यक्ति जिसने जो एक्चुअल में शहीद हुआ है वो हमें गरम दल के नेताओं के दौर में सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय ही देखने को मिलते हैं। आपके दिमाग में शायद सुभाष चंद्र बोस आ सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का जो अपना कैंपेन शुरू किया था वो 1938 के बाद किया था, जब जबलपुर के त्रिपुरी सेशन में जब वो अध्यक्ष बने थे, और 1939 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उस वक्त वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा आजाद हिंद फौज का जो अपना कैंपेन है चलाया था। यानी कि कांग्रेस के हर किसी अध्यक्ष नेता की अगर आप बात करें, अध्यक्ष स्तर के नेता की, तो उसमें लाला लाजपत राय इकलौते आपको बेसिकली नेता देखने को मिलते हैं जो सच में देश के लिए शहीद हुए हैं। और इसी वजह से लाला जी को हम पंजाब का शेर या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। और लाला जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाला लाजपत राय टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल with particular emphasis on his role in social reforms, his leadership in the opposition to British rule, and his literary works. How did his martyrdom influence the independence मूवमेंट? कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। और इसी तरीके के द रियल हीरोज ऑफ इंडिया की कहानी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटीज जिन्होंने सच में काम किया है इस देश की आजादी के लिए, जो सच में शहीद हुए हैं इस देश की आजादी के लिए, ना कि जिन्होंने सिर्फ क्रेडिट ले लिया आजादी के लिए, अगर इस तरीके की पर्सनालिटीज की कहानियां आप ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगले ऐसे कौन से शहीद महान हैं जिनकी कहानी आप हमसे जानना चाहते हैं। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।